हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने मंजन के व्यक्तित्व, उनकी रचनाएं, उनके जीवन परिचय को लेकर चर्चा की थी। तो अगर आप में से किसी ने वो क्लास अटेंड नहीं करी थी तो पहले आप जाके वो क्लास देख लीजिए, जिससे कि आप आज की क्लास को अच्छे से समझ सकेंगे। आज की क्लास में हम उनके नक्षिक वर्णन में से जो केश वर्णन है उनकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो उनकी रचना को समझने से पहले आपको उनके जीवन परिचय, उनके व्यक्तित्व और कैसे उनकी भाषा शैली रही है, कैसी उनकी भाषा है, आपको इसी वीडियो की प्लेलिस्ट में वो क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो आज की क्लास में जैसे कि मैंने बताया कि नक्षिक वर्णन में से हम केश वर्णन की सप्रसंग व्याख्या करेंगे और उसी तरीके से करेंगे जैसे हम हमेशा करते हैं। पहले हम पंक्ति पढ़ेंगे, उसके बाद उनके शब्दार्थों को समझेंगे और शब्दार्थों को समझ के उसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो आइए हम पंक्तियों को पहले पढ़ते हैं। तेही पर कच्छ बिकदर बिक सारे। आपको पंक्तियां स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। हम केश वर्णन की पंक्तियां कर रहे हैं। तेही पर कच्छ बिकदर बिख सारे, लोटही सेज सहज लुहकारे, सगब बगही परतिक मनियारे, गरल भरे बिकदर हथियारे, नीसी अंजोर जेस बदन दिखाए, तस अंधियार दिन कच्छ मोकर आए, कच्छ ना होही बिरही दुख सारा, बहु जाई मधुसीस सिंहारा, भूली दसो दशा निजुताही, चीहू चिन्हारी बही जग जाही, छिटके चेहुर सुहागनी, जगत बहु अंधकाल, जनु बिरही जन जिए बद, कारण मनमत रोपा जाल। तो ये केश वर्णन मंजन ने किया है। आइए शब्दार्थों को समझते हैं। तेही पर मतलब होता है उस पर, कच्छ मतलब होता है केश जिसको हम बाल कहते हैं। ठीक है, बिकधर मतलब होता है विष से युक्त, लोहकारे मतलब होता है कि हराते हुए, सगब बगही मतलब होता है सकपका रहे हैं, परतिक मतलब होता है प्रत्यक्ष, मनियारे मतलब होता है मणिधारी, गरल मतलब होता है विष, हथियारे मतलब होता है हथियारे, जो हथियार टाइप। ठीक है, ये मैं आपको सरल भाषा में समझा रही हूँ जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए सब प्रसंग व्याख्या करते हुए। ठीक है, तो अंजोर मतलब होता है उजाला या प्रकाश, बदन मतलब होता है मुख, मोकराए मतलब होता है खोलने पर, दुख सारा मतलब क्या होता है, दुख सारा या फिर जिसको आप कह सकते हैं संपूर्ण दुख। ठीक है, मधु मतलब मधुमालती, चीहुर मतलब चिकुर या केश, चिन्हारी मतलब परिचय, मनमथ मतलब कामदेव, रोपा मतलब फैला दिया है। तो ये शब्दार्थ हैं, ये आप एक जगह लिख सकते हैं जिससे कि जब आप सप्रसंग व्याख्या करें तो आप अच्छे से संप्रसंग व्याख्या को कर सकें। ठीक है, उनके अर्थों को समझकर कर सकें। तो आइए व्याख्या देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो कवि है मंजन, वो यहाँ पर मधुमालती के केशों के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो कवि है उसने ईश्वर रूप मधुमलती के केशों का सौंदर्य जो है वो वर्णन किया है। ठीक है, ईश्वर रूपी मधुमालती। तो आइए व्याख्या देखते हैं। मधुमालती के केशों के सौंदर्य का वर्णन करते हुए जो कवि हैं मंजन, वो कहते हैं कि उसकी मांग तो अतीव सुंदर है ही, उस पर उसके केश विष से युक्त विषधर है जो लहराते हुए स्वाभाविक रूप से शैया पर लेटे हुए हैं। जैसे केश जो हैं वो माथे पर लेटे हुए रहते हैं। ठीक है, जिसको हम जुल्फे भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो मंजन है वो कह रहे हैं तेही पर कच्छ बिकधर बिक सारे। तेही पर मतलब उस पर, कच्छ मतलब केश, बिकधर मतलब विष से युक्त। तो यहाँ पे कवि ये कह रहे हैं कि लोटही सेज सहज लोकारे। लोकारे मतलब हराते हुए। तो यहाँ पे जो कवि मंजन है वो कह रहे हैं कि जो मांग है वो तो सुंदर है ही, उस पर जो केश हैं वो विष से युक्त विषधर हैं जो लहराते हुए स्वाभाविक रूप से शैया पर लेटे हुए हैं। ठीक है, तेही पर कच्छ बिकदर बिकसारे। ठीक है, बिकदर मतलब विष से युक्त, कच्छ मतलब केश, तेही पर मतलब उस पर। ठीक है, तो यहाँ पे माथे पे एक तरह से जो विष है, विष
से युक्त जो विषधर हैं, वो जो केश हैं, वो स्वाभाविक रूप से शैया की तरह से लेटे हुए हैं। ठीक है, ये सगब बगही, प्रतीक, मनियारे। तो प्रतीक मतलब प्रत्यक्ष, सगब बगही मतलब सकपका रहे हैं, और मनियारे मतलब मणिधर। कि आगे जो कवि मंजन है वो कहते हैं कि ये मणिधर प्रत्यक्ष ही सकपका रहे हैं और ये विषैले विषधर दर्शक के हत्यारे हैं। ठीक है, गरल भरे बिकदर हत्यारे। गरल मतलब विष, हत्यारे मतलब हत्यारे। ठीक है, तो यहाँ पे जो कवि मंजन है वो केश का वर्णन कर रहे हैं कि जो ये मणिधर प्रत्यक्ष जो हैं वो प्रत्यक्ष ही सकपका रहे हैं और ये विषैले विषधर दर्शक के हत्यारे हैं, कि जो इनको देखने वाले हैं उनके हत्यारे हैं। ठीक है, कि मतलब ये हत्या लिए जाएंगे, ये केश इतने सुंदर हैं। तो ये जो मणिधर है, जो केश है, वो प्रत्यक्ष ही सकपका रहे हैं, वो डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इतने सुंदर हैं कि जो दर्शक हैं, जो देखने वाले हैं, वो हत्यारे हैं। कि क्योंकि वो इतने सुंदर है कि लोगों की उस पर से नज़र ही नहीं हटती है। ठीक है, तो यहाँ पे कवि ये भाव बताना चाह रहे हैं। भाव ये है कि जिस प्रकार विषधर किसी व्यक्ति को देखते ही डस लेता है, उसी प्रकार मधुमालती के केशों का अपार सौंदर्य देखकर दर्शक तुरंत ही अपनी सुध बुद्धि खो बैठता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताने की कोशिश की गई है कवि की कि जैसे कि व्यक्ति को जब विषधर कोई सांप वगैरह देखता है तो उसे डस लेता है, उसी प्रकार जो मधुमालती के केश का जो सौंदर्य है उसको देखकर जो दर्शक है वो अपनी सुध बुद्धि खो बैठते हैं। ठीक है, हत्यारे। तो यहाँ पे ये बताया गया है, आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निसी अंजोर जेस बदन दिखाए, तस अंधियार दिन कच मौकराए। अंजोर मतलब उजाला, प्रकाश, बदन मतलब मुख, मौकराए मतलब खोलने पर। ठीक है, तो व्याख्या देखते हैं। जिस प्रकार जो मधुमालती के मुख दिखाने से रात्रि में प्रकाश हो जाता है, उसी प्रकार उसके द्वारा अपने केश खोलने से दिन में भी अंधकार हो जाता है। तो यहाँ पे जो कवि है वो ये कह रहे हैं कि निसी अंजोर जेस बदन दिखाए। निसी अंजोर कि निसी मतलब रात, रात में भी उजाला हो जाता है जैसे ही वो अपना मुख दिखाती है, जैसे बदन दिखाए। अंजोर मतलब उजाला या प्रकाश। निसी अंजोर मतलब रात को भी उजाला या प्रकाश हो जाता है जैसे बदन दिखाए, जैसे मुख दिखाए। ठीक है, बदन यहाँ पे मुख की बात हो रही है। तस अंधियार दिन कच मुकराए, वैसे ही जब वो मौकराए मतलब अपने केश जो है वो खोलती है, वैसे अंधकार में भी उजाला हो जाता है, दिन कच। ठीक है, कि उसी प्रकार अपने केश खोलने से दिन में भी अंधकार हो जाता है। ठीक है, कच ना होई बिरही दुख सारा, बहु जाई मधुसीस सिंगारा। दुख सारा मतलब संपूर्ण दुख, मधु मतलब मधुमालती। ठीक है, तो यहाँ पे आगे वो ये कह रहे हैं कि ये केश नहीं है, वरन विरही जनों का संपूर्ण दुख है जो मधुमालती के सिर पर पहुंचकर श्रृंगार बन गया है। कि ये केश नहीं है, वरन विरही जनों का संपूर्ण दुख है। कच ना हुई बिरही दुख सारा, कच ना हुई मतलब केश नहीं है। कच मतलब मैंने आपको बताया था ना केश होता है, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि कच ना हुई ये केश नहीं है, बिरही दुख सारा ये तो विरही जनों का संपूर्ण दुख है। बहु जई मधुसी सिंगारा, जो मधु मतलब मधुमालती के शीश पर पहुंचकर सिंगारा मतलब श्रृंगार बन गया है। संसार में जिसका भी परिचय इन केशों से हो जाता है, वह अपने जीवन की गर्भवास, जन्म, बाल्य आदि दशों दशाओं को भूल जाता है, अर्थात पूर्णतः अपनी सुधि बुद्धि भूलकर इन केशों के सौंदर्य में लीन हो जाता है। ठीक है, आ रहा आपको समझ अच्छे से? बहुत सरल है पंक्तियां। अगर आपको एक बार शब्दार्थ समझ आ जाते तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी व्याख्या करने में। भूली दसों दशा निजुताही, कि जो संसार है वो भूल जाता है, दसों दिशाएं भूल जाता है।
चिहुर चिरही भई जग जाही। ठीक है, कि चिहुर मतलब केश, कि जब वो केश का सौंदर्य देखते हैं तो जो दर्शक है, जो संसार है, वो पूर्णतः अपनी सुधि बुद्धि भूलकर इन केशों के सौंदर्य में लीन हो जाता है। ठीक है, छिटके चिहुर सुहागनी जगत बहु अंधकाल, कि उस सौभाग्यशालिनी मधुमालती के केश बिखरने पर सारे संसार में अंधकार छा जाता है और उसके केश ऐसे प्रतीत होते हैं मानो विरही जनों के प्राणों का वध करने के लिए कामदेव ने अपना जाल बिछा दिया है। ठीक है, जहु बिरजनी जिहि बद कारण मनमत रूपा लाज। रोपा मतलब फैला दिया है, मनमत मतलब कामदेव। तो यहाँ पे जो कवि हैं वो ये कह रहे हैं कि जो सौभाग्यशालिनी मधुमालती के केश बिखरने पर सारे संसार में अंधकार छा जाता है। ठीक है, उसके इतने बाल जो हैं वो इतने गहरे हैं, इतने इतने काले हैं, इतने सुंदर हैं कि अंधकार छा जाता है। उसके केश ऐसे प्रतीत होते हैं कि विरही जनों के प्राण का वध करने के लिए कामदेव ने अपना जाल बिछा दिया। तो आप देख सकते हैं कि मंझन ने कितना सुंदर ईश्वर रूपी मधुमालती के केशों का वर्णन इस पंक्तियों में किया है। कितना सुंदर वर्णन किया है और बहुत सरल रूप में किया है। अगर आप समझ जाएंगे, जैसे कि मैंने बोला, शब्दार्थों को समझ जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत व्याख्या करने में नहीं आने वाली है। ठीक है, तो व्याख्या हमने पंक्तियों की कर लिया, अब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब हम देखते हैं कि आप प्रसंग में क्या लिखेंगे। प्रसंग में आप ये लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां सूफी कवि मंचन द्वारा रचित मधुमालती से अवतरित है। इसमें कवि ने ईश्वर रूपी मधुमालती के केशों का सुंदर वर्णन किया है। केशों का सौंदर्य वर्णन किया है या सुंदर वर्णन किया है, जो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप व्याख्या करेंगे। विशेष में आप क्या लिखेंगे कि यहाँ पर जो 10 दिशाओं की बात की गई है, भूली दसो दशा निजुताही, तो जीवन की 10 दिशाएं मानी गई हैं। गर्भवास, जन्म, बाल्य, कुमार, पौगंड, यौवन, ठीक है, स्वार्थवीर्य, जय, प्रारोध, नाश। यहाँ पे एक तरह से जीवन की 10 दिशाओं की बात की गई है। तो यहाँ पे इतना सुंदर वर्णन मंझन ने किया है कि यहाँ पे वो ये बोल रहे हैं कि जो संसार है वो 10 दिशाएं भूल जाता है, सुध बुध खो बैठता है जब वो ईश्वर रूपी मधुमालती के केशों का सौंदर्य देखते हैं। ठीक है, केशों के लिए विषधर परंपरागत उपमान दिया गया है। ठीक है, और केशों पर विषधरों का अभेद आरोप होने से रूपक अलंकार है। ठीक है, तो ये आप विशेष में लिखेंगे। विशेष में आपको शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य दोनों लिखना होता है। आप कोई गलती ना करो सप्रसंग व्याख्या में। तो क्या आपको प्रसंग में लिखना है, कैसे आपको व्याख्या करनी है, कैसे आपको विशेष में लिखना है, ये मैंने अपनी एक प्रॉपर क्लास में समझाया है। उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या आपको गलती करने से बचना चाहिए। बच्चे अक्सर क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनके पूरे नंबर कट जाते हैं सप्रसंग व्याख्या के। क्या गलतियां करने से आप बच सकते हैं, क्या आप प्लस पॉइंट अपनी सप्रसंग व्याख्या में कर सकते हैं जिससे कि आपकी सप्रसंग व्याख्या डबल नंबर आए आपके। ठीक है, तो वो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको एक क्लास में समझा रखी है। उस क्लास का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपने वो वीडियो देख ली तो आपकी ज़िंदगी में कभी कोई गलती नहीं होने वाली है सप्रसंग व्याख्या में। इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ। अगर आपने उस वीडियो को अच्छे से समझ लिया, उस तरीके से आप करके आए, तो आपकी कभी कोई गलती नहीं होगी सप्रसंग व्याख्या में। सप्रसंग व्याख्या का जो क्वेश्चन होता है वो सबसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है। अगर आप उसको सीरीज वाइज प्रैक्टिकल वे में करते हैं, शिल्प सौंदर्य कैसे लिखना है, भाव सौंदर्य कैसे लिखना है, प्रसंग कैसे लिखना है। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि प्रसंग पहले लिख देते हैं लेकिन संदर्भ नहीं लिखते हैं। आपको संदर्भ भी लिखना होता है। उनको पता ही नहीं होता कि संदर्भ में क्या लिखना होता है और प्रसंग में क्या लिखना होता है। वो संदर्भ लिखते ही नहीं है, और लिखते भी हैं कुछ बच्चे तो प्रसंग वाली जो चीज़ है जो प्रसंग में लिखी जाती है वो संदर्भ में लिख देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से बच्चों के जो नंबर हैं वो पूरे के पूरे कट जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सबसे पहला क्वेश्चन सप्रसंग व्याख्या का आता है, तो अच्छे से कोशिश कीजिए कि आप वो क्वेश्चन अच्छे से कर आए। ठीक है, तो आपको उस क्लास का लिंक इस क्लास की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आपको इस क्लास के
प्लेलिस्ट में भी वो क्लास आराम से मिल जाएगी। ठीक है, तो ज़रूर आप उस क्लास को अटेंड कीजिएगा, देखिएगा उस वीडियो को, तो आप अच्छे से समझ सकेंगे। आज की क्लास में हमने केश मंडन की सप्रसंग व्याख्या की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, समझ आई हो, तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। और ऐसे ही हिंदी रचनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए, जो आपके परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और उनकी रचनाओं की व्याख्याओं के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सपोर्ट की इस चैनल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में मंजन के नासिका वर्णन की सप्रसंग व्याख्या के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।